अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मोड एंड मैकेनिज़्म ऑफ एंजाइम एक्शन के जो हमारा एंजाइम एक्शन है उसका प्रॉपर मैकेनिज़्म क्या है कि किस तरह से एक एंजाइम जो है वो अपना एक्शन परफॉर्म करता है। तो इसमें हमारे पास बहुत सी टर्म्स आ जाती हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। बेसिक जो रिएक्शन होता है, बेसिक मैकेनिज़्म जो है वो क्या होता है कि जो एंजाइम होता है, एंजाइम उसको हम ई के सिंबल से शो करते हैं। ये रिएक्ट करता है अपने सबस्ट्रेट के साथ, ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन है और इससे आगे बनता है ई एस यानी कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। फर्दर अगर हम देखें तो इससे आगे रिएक्शन जो है वो प्रोसीड होता है, वो किस तरह से कि रिवर्सिबल का साइन, इससे प्रोडक्ट और एंजाइम। तो ये हमारे पास जो है ये एक बेसिक जो है वो रिएक्शन का हमारे पास है स्टेप है कि एंजाइम जो है वो किस तरह से जो है वो प्रोडक्ट बनाता है। एंजाइम को प्रोडक्ट बनाने के लिए एक स्पेसिफिक सब्सटेंस की ज़रूरत पड़ती है और वो सब्सटेंस होता है सबस्ट्रेट जो एंजाइम के साथ रिएक्ट करता है। एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ मिलेगा, बनेगा ई एस कॉम्प्लेक्स, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, रिवर्सिबल साइन है, ठीक है। फर्दर जो है जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा तो इससे आगे प्रोडक्ट बनेगी और एंजाइम जो है वो वैसे ही रिएक्शन से बाहर निकल जाएगा। एंजाइम का रिएक्शन में कोई भी यूज़ नहीं होता। ये हमारे पास होता है एक जनरल रिएक्शन, जनरल मैकेनिज़्म के एंजाइम जो है वो किस तरह से प्रोडक्ट को बनाता है। अब अगर हम एंजाइम की बात करें तो आपने एमडीकैट पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इम्पोर्टेंट बात ये याद रखनी है कि एंजाइम को वर्क परफॉर्म करने के लिए किस मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। तो एंजाइम जो है वो अपना वर्क परफॉर्म करते हैं एक्वस मीडियम में, एक्वस मीडियम में। यानी कि वाटरी मीडियम में, वाटरी मीडियम, ठीक है जी। ये एमडीकैट पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट हमारे पास बात है कि हमने कि एंजाइम जो है वो किस मीडियम में अपना वर्क परफॉर्म करेंगे, तो एक्वस मीडियम के अंदर अपना वो वर्क परफॉर्म करते हैं। अब फर्दर हम जो है वो इस एक्शन को, इस ये जो मैकेनिज़्म है इसको हम फर्दर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आपके पास ऑलरेडी रिएक्शन गिवन है कि एंजाइम जो है वो अपने सबस्ट्रेट के साथ मिलता है सबसे पहले। तो हम इस स्टेप को डिस्कस करते हैं कि ये सबसे पहले ये काम कैसे होता है। जो आपको ये नज़र आ रहा है ई एस कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। अगर हम एंजाइम की बात करें, एंजाइम, तो हम ये जानते हैं कि जितने भी एंजाइम्स हैं ये सारे के सारे ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं। दीज आर द ग्लोबुलर प्रोटीन्स। ग्लोबुलर प्रोटीन्स का मतलब ये है कि दीज आर द 3 डायमेंशनल शेप। इनकी 3 डायमेंशनल शेप होती है, 3 डायमेंशनल शेप। Enzymes are globular proteins। यहाँ पे ग्लोबुलर की स्पेलिंग ज़रा रॉन्ग हो गए। ग्लोबुलर प्रोटीन्स, और जो ग्लोबुलर प्रोटीन्स होती हैं इनकी जो डायमेंशन होती है वो 3 डायमेंशनल होती है, शेप जो है वो 3 डायमेंशनल होती है, ठीक है। अब जो एंजाइम है, क्योंकि ये ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं तो इनमें पॉलीपेप्टाइड चेन्स पाई जाती हैं, क्योंकि जो प्रोटीन्स हैं वो पॉलीपेप्टाइड चेन से ही आगे मिलके बनी होती हैं। पॉलीपेप्टाइड चेन्स, और जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं ये बनती हैं अमाइनो एसिड से, सर्टेन टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। अब कुछ हमें यहाँ से समझ आ रही है कि एंजाइम्स, जैसे कि हम एंजाइम्स को ही डिस्कस कर रहे हैं कि एंजाइम जो है ग्लोबुलर प्रोटीन है, 3 डायमेंशनल शेप है, और अगर एंजाइम है तो जाहिर से उसमें प्रोटीन है तो उसमें पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, और पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स की अरेंजमेंट से बनती हैं। अब वो स्पेसिफिक साइट जिसके ऊपर सबस्ट्रेट आकर अटैच होता है, वो एंजाइम की जो साइट होती है उसे हम नाम देते हैं एक्टिव साइट का, एक्टिव साइट का। ये वो साइट होती है जिसके ऊपर आकर ये सबस्ट्रेट अटैच होता है, ठीक है। यानी कि जो एंजाइम है इसके साथ ये सबस्ट्रेट मिलेगा, किस तरह से
इस साइट की वजह से कि एंजाइम जो है उसके ऊपर ये एक्टिव साइट होती है, इस एक्टिव साइट के ऊपर आकर ये सबस्ट्रेट अटैच होता है। अब ये जो एक्टिव साइट होती है ये चार्ज्ड होती है। ये क्या होती है? चार्ज्ड। क्यों चार्ज्ड होती है? क्योंकि हमने जहाँ पे ये डिस्कस कर लिया कि पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं और जो एक्टिव साइट है इसके अंदर क्योंकि अमाइनो एसिड्स होते हैं, तो इन अमाइनो एसिड्स की वजह से जो ये एक्टिव साइट है ये चार्ज होती है। ठीक है, इसके ऊपर सम चार्ज होता है। अब उसके बाद अमाइनो एसिड जो हैं इनकी डिफरेंट अरेंजमेंट्स होती हैं, कॉइलिंग होती है, एक प्रॉपर ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बनता है इसका एंजाइम का, सिर्फ इन अमाइनो एसिड्स की वजह से। क्योंकि जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं ये क्योंकि स्ट्रेट नहीं होती, इनकी कॉइलिंग होती है और इनकी कॉइलिंग से एक रेगुलर फैशन बनता है जिससे एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बनता है एंजाइम का। इसके बाद अगर हम देखें तो हम ये देखते हैं कि जो ये एक्टिव साइट है इसकी आगे से 2 रीजन्स होती हैं। एक होता है बाइंडिंग साइट, और दूसरा रीजन जो है वो इसका होता है कैटालिटिक साइट। अब इसकी आगे से हमारे पास 2 साइड्स आ गई, जिसमें एक्टिव साइट की एक है बाइंडिंग साइट और दूसरे हमारे पास रीजन आ जाता है इसका कैटालिटिक साइट। अब हम बाइंडिंग साइट को डिस्कस करेंगे और कैटालिटिक साइट को डिस्कस करेंगे कि ये दो हमारे पास क्या हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बाइंडिंग साइट को। बाइंडिंग साइट नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक ऐसी साइट है जो किसी चीज़ को बाइंड करती है, अटैच करती है। बाइंडिंग साइट का इस्तेमाल होता है सबस्ट्रेट की अटैचमेंट के लिए। सबस्ट्रेट की जो अटैचमेंट है उसके लिए इस्तेमाल होता है बाइंडिंग साइट का, कि जो एक्टिव साइट पे जो रीजन है बाइंडिंग साइट का, ये बाइंडिंग साइट जो है ये क्या करती है कि सबस्ट्रेट को अटैच करवाती है, उसको रिकॉग्निशन में हेल्प करती है, सबस्ट्रेट की रिकॉग्निशन में और सबस्ट्रेट की अटैचमेंट में हेल्प करती है। अब सबस्ट्रेट की अटैचमेंट हो गई। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो एंजाइम जो है मिल रहा है अपने सबस्ट्रेट के साथ। ठीक है, अब जो एंजाइम है इसके ऊपर एक्टिव साइट है और एक्टिव साइट का एक रीजन है जिसे हम कहते हैं बाइंडिंग साइट। अब इस बाइंडिंग साइट ने क्या किया कि सबस्ट्रेट को, ये जो सबस्ट्रेट है इसको मिला दिया किसके साथ? एंजाइम के साथ, और बन गया ES कॉम्प्लेक्स। यानी कि ये यहाँ तक जो काम हुआ वो किसने किया? इस बाइंडिंग साइट ने किया। अब जैसे ही बाइंडिंग साइट का काम ख़त्म होता है तो फ़ौरन जो कैटालिटिक साइट है वो एक्टिव हो जाती है। कैटालिटिक साइट एक्टिवेट हो जाती है। जैसे ही कैटालिटिक साइट एक्टिवेट होती है तो जो ये सबस्ट्रेट होता है ये कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट में। ये सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट में, जैसे कि ऊपर आपके पास रिएक्शन गिवन है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये काम और ये जो प्रोसेस है इसे अगर हम देखें तो ये बन रहे हैं ES कॉम्प्लेक्स। तो ये काम है बाइंडिंग साइट का, कि बाइंडिंग साइट ने क्या किया कि सबस्ट्रेट की अटैचमेंट करवाई और बना ES कॉम्प्लेक्स। जैसे ही बाइंडिंग साइट का काम ख़त्म हुआ तो कैटालिटिक साइट एक्टिवेट हुई। तो कैटालिटिक साइट ने क्या किया कि आगे सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर दिया प्रोडक्ट में, और एंजाइम जो है वो वैसे ही रिएक्शन से बाहर निकल गया, उसका रिएक्शन में कोई भी यूज़ नहीं है। तो ये तो हमारे पास एक जनरल मैकेनिज़्म है कि एंजाइम जो है वो किस तरह से वर्क परफॉर्म करता है उसका रिएक्शन से। अब हमारे पास एंजाइम जो है इसके मैकेनिज़्म किस तरह से, इसके 2 मॉडल्स पेश किए गए हमारे पास, तो उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो मॉडल था हमारे पास वो था लॉक एंड की मॉडल। लॉक एंड की मॉडल ये दिया था हमें एमिल फिशर ने 1890 में। ये MD-CAT पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो हमारे पास है ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, या तो ये साइंटिस्ट का नाम पूछ लिया जा सकता है या फिर साइंटिस्ट का नाम पूछकर उसकी डेट पूछी जा सकती है। तो ये दोनों बातें आपने याद रखनी है। तो ये दिया था लॉक एंड की मॉडल एमिल फिशर ने 1890 में। अब ये जो लॉक एंड की मॉडल है ये है क्या? जैसे कि अगर हम बात करें कि हर
जो लॉक है उसके लिए एक स्पेसिफिक की होती है जो उसे खोल सकती है। अदरवाइज़ अगर वो की उस लॉक के अंदर इंसर्ट ना की जाए जो उस लॉक की नहीं है तो वो लॉक ओपन नहीं होगा। ठीक है, तो सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी यही है कि जो लॉक है ये एक्ट कर रहा है एज ए इंजाइम के तौर पर, और जो की है उसे रेफ़र किया गया है सबस्ट्रेट के लिए, सबस्ट्रेट। तो हर लॉक के लिए एक स्पेसिफिक की होती है, जब वो की उस लॉक के अंदर इंसर्ट की जाती है तो ही वो लॉक ओपन होता है। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे भी है कि ये एमिल फिशर ने ये कहा कि हर सबस्ट्रेट जो है वो स्पेसिफिक होता है एक ख़ास किस्म के एंजाइम के लिए, कि वो सबस्ट्रेट जब उस पर आकर लगता है तो ES कॉम्प्लेक्स बन के फर्दर आगे प्रोडक्ट बनती है। अदरवाइज़ जो है अगर तो वो मैचिंग नहीं हो रही तो वो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। यानी कि इनके मुताबिक एंजाइम और सबस्ट्रेट की जो मैचिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका मैच होना लाजमी है। अदरवाइज़ अगर तो ये मैच नहीं हो रहे तो फर्दर आगे प्रोडक्ट जो है वो नहीं बन सकती। लॉक एंड की मॉडल के मुताबिक जो एंजाइम की एक्टिव साइट है जहाँ पर आकर सबस्ट्रेट अटैच होता है वो रिजिड स्ट्रक्चर है। वो क्या है? रिजिड है। ठीक है, इसी के साथ साथ वो एक्ट करती है सिर्फ़ और सिर्फ एज ए टेम्पलेट के तौर पर। ये दो बातें जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो MD-CAT पॉइंट ऑफ व्यू से हैं कि लॉक एंड की मॉडल के मुताबिक जो एंजाइम की एक्टिव साइट है वो फ्लेक्सिबल है या रिजिड है, तो वो रिजिड है। इसके बाद वो किस तौर पर वर्क करती है, तो वो टेम्पलेट के तौर पर वर्क करती है। ठीक है, टेम्पलेट किसी प्लेटफॉर्म को हम जो है वो नाम देते हैं। तो ये हमारे पास था लॉक एंड की मॉडल। इसके बाद जो है वो हाईली मॉडिफाइड मॉडल आया जिसे हम कहते हैं इंड्यूस्ड फिट मॉडल। इंड्यूस्ड फिट मॉडल इंड्यूस्ड फिट मॉडल। अब इसको अगर हम देखें तो ये हाईली मॉडिफाइड है, हाईली मॉडिफाइड मॉडिफिकेशन इसमें क्या है कि जो एक्टिव साइट है एंजाइम की वो रिजिड नहीं है बल्कि वो क्या है? फ्लेक्सिबल है। और जो चीज़ फ्लेक्सिबल होती है उसकी शेप चेंज हो सकती है, जो रिजिड है उसकी शेप चेंज नहीं हो सकती। तो इस स्ट्रक्चर के मुताबिक जो एंजाइम की एक्टिव साइट है वो रिजिड नहीं है बल्कि क्या है? फ्लेक्सिबल है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें तो इंड्यूस फिट मॉडल जो है ये हमें दिया था डैनियल कॉशलैंड ने, कब? 1959 में। ये MD-CAT पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो आपने याद रखना है, इसके साइंटिस्ट का नेम और उसके जो डिस्कवरी है वो। तो इसकी ये इंपॉर्टेंट फीचर्स थी कि हाईली मॉडिफाइड फॉर्म है इसकी, एक्टिव साइट जो है वो रिजिड नहीं है बल्कि क्या है? फ्लेक्सिबल है। अब इंड्यूस फिट मॉडल में बेसिकली बताया क्या गया था, वो ये था कि जो एंजाइम होता है सबस्ट्रेट के लिहाज से अपनी एक्टिव साइट की जो शेप है उसको चेंज कर लेता है। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक सबस्ट्रेट है इस किस्म का, ये स्क्वायर फॉर्म में, और जो एंजाइम की जो एक्टिव साइट है उसकी जो शेप है वो कुछ इस तरह से है। तो अब अगर हम देखें तो एंजाइम की जो एक्टिव साइट है उसकी शेप कुछ और है और जो सबस्ट्रेट है उसकी शेप कुछ और है। ये हमारे पास सबस्ट्रेट है, ये हमारे पास एंजाइम है। अब इन दोनों की अटैचमेंट हो रही है। तो अगर हम लॉक एंड की मॉडल को फॉलो करें तो इनकी अटैचमेंट जो है वो इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि ना तो सबस्ट्रेट की शेप एक्टिव साइट से मिलती है और ना ही एक्टिव साइट की जो शेप है वो सबस्ट्रेट से मिलती है। ठीक है, तो इंड्यूस फिट मॉडल के मुताबिक क्या मॉडिफिकेशन है कि जैसे ही सबस्ट्रेट इसके साथ आकर लगेगा इस एक्टिव साइट के साथ, तो ये एक्टिव साइट जो है सबस्ट्रेट की शेप के मुताबिक अपनी शेप को थोड़ा चेंज कर लेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बताया गया कि एक्टिव साइट जो है वो क्या है? फ्लेक्सिबल इन नेचर है। ठीक है, तो अब ये फर्दर अपनी जो एक्टिव साइट है ये अपनी शेप को सबस्ट्रेट के लिहाज से चेंज करेगी। किस तरह से? ये अगर हम देखें तो ये हमारे पास आ गया सबस्ट्रेट, ये अटैच हो गया और ये हमारे पास एंजाइम की साइट आ गई। तो ये उसने उस लिहाज से अपने आप को अपना स्ट्रक्चर जो है वो चेंज कर लिया, तो हमारे पास बन गया ES कॉम्प्लेक्स। तो यही था
इंड्यूस फिट मॉडल के जो एंजाइम होता है उसके अंदर जो एक्टिव साइट होती है, जब सबस्ट्रेट उसकी सरफेस पे आकर अटैच होता है तो सबस्ट्रेट की जो शेप होती है उसके मुताबिक समहाउ जो एक्टिव साइट होती है वो अपनी शेप को थोड़ा सा चेंज कर लेती है। यानी कि जो सबस्ट्रेट है वो एंजाइम में जो एक्टिव साइट है उसमें चेंज इंड्यूस करवाता है, जिसे हम कहते हैं इंड्यूस्ड फिट मॉडल। ठीक है, तो ये जो है ये हाईली एक्सेप्टेबल है। मोस्टली जो है इसी चीज़ को, इसी मॉडल को जो है वो फॉलो किया जाता है एंजाइम के स्ट्रक्चर में, उसके फंक्शन में। तो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट जो टर्म्स हैं एमडी कैट पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो मोड और मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन है उसको हमने डिस्कस कर लिया, लॉक एंड की मॉडल को भी डिस्कस किया और यहाँ पे इंड्यूस फिट मॉडल जो है इसको भी डिस्कस किया। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा जो टॉपिक है ये कवर हो गया। ओके, थैंक्स।